नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपको समझ लेके आ गए हैं 12 सितंबर का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आज का हमारा सेशन। देखिए, यूपीएससी 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप भी चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग 8564880530 पे कॉल कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे है, इन चैनल्स को आप टाइप करके सर्च करिए, फ्री चैनल्स हैं, बिल्कुल इनको ज्वाइन करिए, सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, पेड पीडीएफ की पिक्स भी फ्री मिल जाएगी। ठीक, हमारे जो आज के टॉपिक्स 5 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं कि इंडिया ने अभी होस्ट किया है ब्रिक्स का समिट। ठीक, तो कई सारे समिट होते रहते हैं, कई फॉरेन मिनिस्टर, ये कौन सा वाला है देखेंगे। गवर्नमेंट ने अनवील किया है जो है आपका 100 दिन का प्लान सिविल एविएशन सेक्टर के लिए। ठीक, सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 100 दिवसीय योजना का अनावरण किया है। तीसरा है हमारा कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट, और चौथा हमारा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये हम लोगों ने पीछे किया था, इसके बारे में और देख लेंगे आज। और पांचवा है झारखंड ने एक बिल क्लियर किया है जिसमें कि रिजर्वेशन आरक्षण की बात हो रही है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको 75% जो है रिजर्वेशन रहेगा प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि निजी सेक्टर में। ठीक, और ये जो है पहला स्टेट नहीं है, बताऊंगा कौन सा स्टेट है। ठीक, तो पहला देखिए टॉपिक है कि भारत द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी गई। अब ध्यान से समझना, ये ब्रिक्स का जो समिट होता है वो उसका 13वां संस्करण था, भारत इसकी मेजबानी कर रहा था। समझना, एक एक फैक्ट समझिए ध्यान से। 13वां ब्रिक्स समिट था, वर्चुअली हुआ, सब लोग अपने यहाँ बैठे हुए थे। ज़्यादातर जो बात हुई वो अफगानिस्तान से संबंधित लेके हुई। ठीक, कि समावेशी इंत्रा अफगान डायलॉग हुआ। ठीक, और स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता बनी रहे आपका अफगानिस्तान में। 13वां संस्करण था, जरूर याद रखना। पहला कहाँ हुआ था, ठीक, कब हुआ था, 2009 में हुआ था। ध्यान, ये सब चीज़ें, ये रशिया के एक जगह है वाई नाम से। ठीक, कमेंट करके बताइए वहाँ पे हुआ था। थीम जो थी इस बार वो थी आपकी कि इंडिया जो है ने थीम जो चूज़ करी थी वो है ब्रिक्स @15। ये 15 का क्या मतलब है, इसमें 15 साल हो गए हैं इसके लिए है। और इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन, मतलब जो ब्रिक्स के देश हैं, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ठीक, आपका रशिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है ना, ब्राज़ील हो गया, तो इनके आपस में सहयोग होना चाहिए। किसके लिए? निरंतरता के लिए, कंटिन्यूटी के लिए, एकजुटता के लिए, कंसोलिडेशन के लिए और कंसेंसस, सहमति के लिए। ठीक, ब्रिक्स @15 जब 15 साल हो गए तब। ठीक, जैसे अभी भारत ने अभी बोला है कि 75वां साल हमारा इंडिपेंडेंस का हो गया, तो हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको मतलब दोनों चीज़ें याद हो जाए, ये मतलब इंटरलिंकिंग का एक बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक, 13वां संस्करण था, याद रखना यार, ये मुझे लगता आ सकता है। और बाकी जो है मेनली जो मोदी जी ने इसका चेयर किया, मतलब अध्यक्ष रहे इसमें, और ज़्यादातर अफगानिस्तान की बात होती रही। और एक ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी लाया गया। तो अगर मान लीजिए जो है ये काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम एक्शन प्लान अभी लेटेस्ट अभी आया है रिसेंटली, किस में आया? ब्रिक्स के कंट्रीज़ के अंतर्गत आया। G20 नहीं है आपका, UN नहीं है, ब्रिक्स नेशन है। ठीक, क्वेश्चन कहाँ से पढ़ रहे हैं ये भी पढ़ते समय आपको जरूर जो आना चाहिए। और ये कैसे आएगा? जब आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे, जो अभी क्वेश्चन पेपर्स में आ रहे हैं, किस तरीके से पूछ रहा है, उसके पैटर्न को समझोगे तब। जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग अभी EPFO का पेपर हुआ, UPSC जो भी पेपर होता है मैं सारे देखता हूँ और उसमें पैटर्न समझ में आता है कि हाँ भैया कैसे क्या चीज़ें इसमें चेंजेस हो रही हैं, क्योंकि एग्जामिनर तो ज़्यादातर वहीं होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। ब्राज़ील के कई सारे मतलब प्रेसिडेंट कहाँ से कौन कौन आया इसकी बात हुई है, पूछ सकता है शायद स्टेट पीसी एग्जामिनेशन। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे जायर बोल्सोनारो, और आपका साउथ अफ्रीका के थे सिरिल रामाफोसा, आपका रशिया के थे व्लादिमीर पुतिन,
चाइनीज़ के थे जी जिनपिंग, इंडिया के आपको पता है। ठीक, तो इंडियन सिटीजनशिप जो है ब्रिक्स की इस साल है और ये 15वीं एनिवर्सरी है। इसमें थीम में भी हमें दिखता है ब्रिक्स @15, ठीक है ना, कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन और कंसेंसस। और इसमें देखिए मोदी जी ने कई सारी बातें यहाँ पे बताई कि एग्रीमेंट होना चाहिए कॉपरेशन में। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पे हमारी मतलब पहले ही हो चुकी है। ठीक, वर्चुअल ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की पे भी हमारा जो है कार्य हो चुका है। ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म, ठीक है ना, मतलब कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली टूरिज्म हो, सैलानी आए, ये सब काम करें, उसके लिए भी हो चुकी है। और मोदी जी ने ये भी बताया कि पोस्ट कोविड में, अब कोविड का जब एरा ख़त्म हो गया है जैसा कहा जा रहा है, हालांकि आजकल फिर से लॉकडाउन हो रहे हैं थर्ड वाले, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, इम्यूनिटी बूस्टर, हैंड वॉश, मास्क लगाते रहिए प्लीज़। ठीक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोस्ट कोविड के बाद इन्होंने कहा है कि हम ग्लोबल रिकवरी करें अच्छे से, जिसमें कि हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। रेजिलिएंट होना चाहिए, मतलब वैक्सीन लगा लो, वायरस है भी तब भी हम उसके साथ रहना सीख जाएं। इनोवेटिवली हमें क्रेडिबली और सस्टेनेबली करना है, मतलब स्थिरता नहीं चाहिए इस काम में, ठीक है, और क्रेडिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमें यूज़ करना चाहिए। नवीनतम जो सोल्यूशन है उनको भी उपयोग में लाना चाहिए, मोटो रखा है हमारे मोदी जी ने, ठीक, कि पोस्ट कोविड में कैसे कार्य करना है। इसका ब्रिक्स का जो काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान आया है, इसमें देखिए वही सारी चीज़ें हैं कि क्या डिस्ट्रिक्ट कोड और क्या एक्शन लेना है टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, कैसे उसको काउंटर करना है। इसके लिए कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेडिकलाइजेशन, जैसे आजकल क्या होता है कि लोगों को भेज देंगे इंटरनेट पे, ठीक है, कि कुछ ऐसा मटेरियल भेज देंगे जिससे कि लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं, जीने मरने को तैयार हो जाते हैं, तो वो सब है। ऑनलाइन टेररिस्ट थ्रेट है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं आपका ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस समिट में 13वें ब्रिक्स समिट में हुई वो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली घोषणा। ये जो है उसको बनाया गया, इसको अपनाया गया। इसमें यही है कि हमें अपना जो गवर्नेंस है उसको सुधारना है, उसको मजबूत बनाना है। मल्टीलेटरल सिस्टम जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसको ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होना चाहिए और ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक, ज़्यादातर यहाँ पे बात हो रही है टेररिज्म से संबंधित। टेररिज्म को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। ये जो है इस तरीके से हम कर सकते हैं अगर जो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में इसे बताया गया है। डिक्लेरेशन नहीं बताया, उसने मना किया है, मतलब उसकी निंदा करी है कि स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में बहुत ही खतरनाक तरीके से जो है कड़े शब्दों में निंदा की है, फिर कड़ी निंदा करी है कि टेररिस्ट अटैक्स जो हो रहे हैं काबुल एयरपोर्ट पे जो हुए थे अभी तालिबान के आने के बाद, तो डायरेक्टली तो नहीं बोला है, जो उन्होंने बोला बता रहा हूँ। टेररिस्ट अटैक नियर काबुल एयरपोर्ट द रिजल्टेड इन लार्ज नंबर ऑफ डेथ, इसमें यूएस के काफ़ी लोग मर गए थे, तो उसकी भी काफ़ी कड़ी निंदा की गई है, ठीक, अपने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। ब्रिक्स क्या है कई बार बता चुका हूँ आपको। रीजनल अफेयर में जो भी जहाँ पे जैसे इंडिया का साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा अफेयर वो है, इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है, ये जरूर ध्यान रखना। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली नहीं है, रशिया में नहीं है, साउथ अफ्रीका में नहीं है, ब्राज़ील में नहीं, चाइना में है, शंघाई में। अच्छा, जो ये ब्रिक्स नेशन है इसमें दुनिया की 42% इसमें पॉपुलेशन जनसंख्या रहती है। दुनिया की जीडीपी का जो है 23% जीडीपी जो है ब्रिक्स में है। दुनिया की जो टेरिटरी है उसका जो है 30% टेरिटरी ब्रिक्स में है। ग्लोबल ट्रेड का भी 18% जो है हिस्सा ब्रिक्स के अंतर्गत होता है। ये नाम जो है जिम ओ'नील गोल्डमैन सैक्स के तो जो थे 2001 में इन्होंने, ये इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये नाम निकाला था ब्रिक, ठीक, क्योंकि 2011 में ब्रिक्स हुआ, साउथ अफ्रीका तब जुड़ा था। और उन्होंने बोला कि ये 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगी दुनिया की 21वीं सेंचुरी पे। 2006 में ब्रिक कंट्री ने स्टार्ट किया अपना डायलॉग और इसीलिए 15 साल हो रहे हैं ये। और सिंस 2019 उनकी अपनी एनुअल मीटिंग होती रहती है, इसलिए 13वां हो रहा है ये मीटिंग, ठीक है ना। पहले कौन से हुआ, कहाँ पे हुआ, उसका वाई नाम से था, वो जरूर बताइएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 100 दिवसीय योजना का अनावरण किया। गवर्नमेंट अनवील्स 100 डेज प्लान फॉर सिविल एविएशन सेक्टर। अब यहाँ पे जो हमारे नए जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने 100 दिन का प्लान निकाल दिया है। अब इसमें देखिए क्या क्या होगा। अगर मान लीजिए सिर्फ ये आ जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भैया जो गवर्नमेंट ने नया 100 दिन का प्लान निकाला है सिविल एविएशन सेक्टर में, उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें करी हैं, तो यार मैं कहता हूँ नहीं भी आता तब भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आज ये चीज़ समझ लेते हैं। आप लिखो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, बनाएंगे एविएशन संबंधित, जैसे कि आपका जो है
एयर जो स्ट्रिप होती है, ठीक, हमारे पास विमान होने चाहिए, नए नए जो है एयरपोर्ट्स बनेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेविगेशन और उन सब के जो है यंत्र लगाए जाएंगे इसमें। फिर उसके बाद जो है आपका हेलीपैड भी इसमें बनाए जाएंगे, ठीक, ज़्यादातर वहाँ पे जहाँ पे हिली एरियाज़ है, जैसे कि उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक। और नेविगेशन वाला हो गया, जीपीएस, ये सब जो है मजबूत करेंगे और इसमें सेफ्टी का ख्याल रखेंगे। ऐसे करके आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मतलब चलो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे गैस करना है, लिखने सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पेपर का बता रहा हूँ, ठीक। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मत वहाँ पे गैस करना, क्योंकि वो ज़्यादातर गलत हो जाएगा निगेटिव मार्किंग वाले पेपर्स में। जहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है धड़ल्ले से, वहाँ पे आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 100 दिन का जो प्लान है ये, इसमें 16 मेन पॉइंट रखे गए हैं और इसमें पॉलिसी नीति कुछ मेजर्स भी दिए गए। 4 नए एयरपोर्ट की बात करी गई है और हेलीपोर्ट की बात करी गई, ठीक। तो ये आपका चलेगा 30 अगस्त से 30 नवंबर तक। 16 जो मेन पॉइंट है इस 100 दिन के प्लान में, उसमें 4 तो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, 8 जो है नीतिगत टारगेट लक्ष्य जो रखे गए हैं उनके लिए है, 4 रिफॉर्म की बात करता है, ठीक। और 100 दिन का जो है ये कंसल्टेशन सभी के साथ होगा, फिर इसको आगे निकाला जाएगा। एडवाइजरी ग्रुप है, उसके साथ में सलाह मशवरा करते हुए निकलेंगे। 6 हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में, जो कि हमारी जो उड़ान योजना है, उड़े देश का आम नागरिक, जिसका महत्व ये है, जिसका उद्देश्य यह है कि कम पैसे में जो ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी वंचित हैं हवाई यात्रा करने के लिए, उनको जोड़ने की स्कीम को, रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम को ही नाम बुलाता है उड़ान, जिसका जो है फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये प्लान जो है यहाँ पर 4 नए रिपोर्ट बनाने के हैं। पहला जो है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बनाया जाएगा और इसके पास इतनी क्षमता होगी कि ये एयरबस 321 और बोइंग 737 फ्लाइट को अपनी एयर स्ट्रिप पे लैंड करा सकेगा। कुशीनगर जो है हमारा कई सारे सर्किट्स बने हुए हैं बुद्ध टूरिज्म के लिए, तो बुद्धिस्ट सर्किट का हिस्सा जो है मेजर फोकल पॉइंट जो है वो कुशीनगर है। बात समझ में आई भैया? तो ये चीज़ है, ठीक। तो ये अब आपको ये पढ़ना है कि ये कई सारे सर्किट्स हैं, जैसे कृष्णा सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, ठीक। इनके बारे में पढ़ो। ये आर्ट एंड कल्चर में यहीं से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा सकता है, ठीक। तो इसमें जो भी टेम्पल आए, जो भी सारी चीज़ें हैं, निपटाओ करो। अब समय इतना बचा नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल जो है वॉल लेवल पे आ जाइए। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग जो अभी बनाई गई है, बनाई जाएगी देहरादून एयरपोर्ट पे, ताकि जो है वहाँ पे ज़्यादा लोग पैसेंजर जो है कैपेसिटी बढ़ जाए उसकी वहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से अगरतला में भी नया एयरपोर्ट का वो बिल्डिंग बनाई जाएगी, ताकि अभी जो है 500 लोग हो सकते हैं पर प्रति घंटा, तब फिर उसके बाद जो है 1200 लोग हो जाएंगे। इसी तरीके से जेवर एयरपोर्ट जो है ये उत्तर प्रदेश में बनाया जाना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ रुपये रखे गए। 2 करोड़ पैसेंजर यहाँ पर एनुअली आएंगे। अच्छा, जेवर एयरपोर्ट इसलिए बनाया जा रहा है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है न्यू दिल्ली वाला, वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, तो उसके लिए पैरेलली जो है उसके बगल में जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ें उस पर थोड़ा सा कंजेशन कम करने के लिए। और नई पॉलिसी में मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल एक्टिविटीज़ भी अनाउंस करी गई है। क्या होता है, जब मान लीजिए आपने बोइंग और ये सब जो है ना, ये प्लेन खरीदते हो, तो उनकी जैसे गाड़ी सर्विस कराते हो वैसे इनका भी तो होगा ना, मेंटेनेंस भी होगा, रिपेयर भी होगा, ओवरऑल होगा। तो वो भी इसमें बात करी गई है। ज़्यादातर हमें जिस कंट्री से हम खरीदते हैं प्लेन, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो रहना पड़ता है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे हम लोग ने इस पॉलिसी में बताया गया है, ठीक। उड़ान स्कीम मैंने आपको बता दी, 2016 में लॉन्च हुई थी। उड़े देश का आम नागरिक है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। जो एयर ट्रैवल है बिल्कुल जो है सस्ता हो जाए, हर कोई इसमें ट्रैवल कर सके। और ये स्कीम जो है 10 साल तक चलेगी और उसके बाद भी एक्सटेंड होगी, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा साइंस संबंधित है, जीएस पेपर 3 से। कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र। अभी पहले कंटेक्स्ट समझ लेते हैं, घबराइए नहीं, ठीक, बताऊंगा सारी चीज़ें। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो उनका हैदराबाद में है, उन्होंने ये वर्क करना स्टार्ट किया था कि इंडियन जो हाई ऐश, मतलब राख ज़्यादा निकलती, तो कोल कई तरीके के होते हैं, ठीक। एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट एंड बॉग होता है, ठीक। याद है कि नहीं याद है यार? ये सब एनसीईआरटी में है,
ऐसा मत सोचा करो कि ये सर एकदम बता देते हैं यार, ये नहीं है। एनसीईआरटी में है, पढ़ो, वहीं से सारे क्वेश्चन आपको लिंक होंगे। करंट अफेयर जो मैं रोज बताता हूँ उसको जोड़ लो बस, और ज़्यादा इधर उधर जो है नहीं हर जगह घूमने की जरूरत है। ठीक, तो कोल जो होता है तो भारत में अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है एंथ्रासाइट में, और उसमें जो है आपका धुआं वुआं कम निकलता है, आग बढ़िया आती है भारत में। लेकिन ये वाले ज़्यादा है, बिटुमिनस हो गया आपका, ये लिग्नाइट हो गया। ठीक, लिग्नाइट तो तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसे आपको पता भी होना चाहिए कौन सा कोल सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है, और ये मैप बुक पे दे रखा है यार, करो तो सही, कितनी बार बोला हुआ है। ठीक है, तो ये कोल जो है हमारे यहाँ भारत में बहुत है। अब ये जो चीज़ है मेथनॉल, ठीक है ना, मेथनॉल का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में होता है। आपका इलेक्ट्रिसिटी हो, कई सारी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मेथनॉल का यूज़ होता रहा है। ठीक, प्रोडक्शन प्लांट। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि भेल ने आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैदराबाद में जो है उसने जो भारत का हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन, क्योंकि हमारा जो है जो कोला है बहुत ज़्यादा राख करता है, इतनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास काफ़ी अबंडेंट मात्रा में कोल है। मेथनॉल वैसे तो ध्यान समझना नेचुरल गैस से बनता है, जो कि भारत के पास उसके भंडार हैं कम, और अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो वो इतना महंगा हो जाएगा कि अगर हमने मेथनॉल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बना भी ली तो वो इतनी वाजिब नहीं होगी कि हम सबको, कोई भी उसको अफोर्ड, हर कोई उसको अफोर्ड कर पाए। समझ में आ रही बात? तो हमने यहाँ पर भेल के थ्रू क्या किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैदराबाद में, कि जो हमारे पास कोयला है जो कि बहुत ही प्रचुर मात्रा में हमारे पास है, जो हाई ऐश का हो कोई बात नहीं, उसके जरिए जो है कोल के जरिए, हाई ऐश कोल के जरिए हम गैसिफिकेशन करके सिन गैस बना लेते हैं, सिंथेसिस गैस बोलते हैं, जिसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक, तो इसके जरिए फिर हम इलेक्ट्रिसिटी और जैसे यहाँ पर है मेथनॉल का प्रोडक्शन कर ले रहे हैं। तो ये चीज़ें करने में जो है काफ़ी बड़ा ये जो है ये उपलब्धि हमारे लिए भेल के द्वारा मिली है कि अगर ये हो गया तो हम मेथनॉल आसानी से बना सकेंगे और उससे कई सारे जो अनुप्रयोग आराम से हो सकेंगे। तो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, एंड थ्रू दिस वी कैन अचीव एंड वी कैन गिव पावर टू पीपल, टू द मासेस इन अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट एंड ऑल्सो विद हायर एक्सेसिबिलिटी। समझ में आ रही बात? तो ये है आपका कोल गैसिफिकेशन के लिए इन्होंने 2016 में चालू किया था भेल ने, नीति आयोग के साथ में इन्होंने सपोर्ट लेते हुए अब इनके पास ये कैपेसिटी हो गई कि 0.25 टन पर डे मेथनॉल बना सकते हैं। इसमें जो दोस्त रहा इनका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोस्त ने भी इनकी मदद करी, 10 करोड़ का ग्रांट दिया था, अनुदान दिया था। ठीक, 4 साल की मेहनत है और ये सब तो चलो ऐसे ही बता रखा है। और हाई ऐश कोल से यूज़ करते हुए 1.2 जो है फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर का यूज़ किया गया है। भारत ने पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया था हाउस वर्क, ये सब ठीक है, हैदराबाद में हुआ, वो सारी चीज़ें सही है। मेथनॉल की जो प्योरिटी होती है यहाँ पर जो निकलती है क्रूड मेथनॉल की, वो अब क्या है 98 से 99.5 तक होती है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और इसके जरिए हम लोग आत्मनिर्भर भारत की जो है बढ़ावा दे रहे हैं, हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार नेचुरल गैस को अगर हम इम्पोर्ट करते हैं हमें फॉरेक्स का खर्चा होता है, ठीक, और साथ ही साथ ये महंगा पड़ता है, तो कितने लोग यूज़ कर पाते हैं। और साथ ही साथ इसी एवज में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन मिशन, ये हम लोग कर पढ़ चुके हैं, इसके बारे में कमेंट करके बताइए। हाइड्रोजन मिशन में भी हेल्प हमें मिलेगी इस वाला जो भेल का जो ये रहा है कोल गैसिफिकेशन मिशन के जरिए। अब हमको हाइड्रोजन को प्रोडक्शन करने में भी मदद मिलेगी हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। और इसके अलावा और क्या जो है विकास किया गया भेल के इस द्वारा इस फील्ड में, तो देखिए यहाँ पे फर्दर डेवलपिंग इन हाउस, मतलब खुद ही उन्होंने क्रिटिकल प्रोसेस कर लिए, जैसे कैटालिटिक कन्वर्जन ऑफ सिन गैस टू मेथनॉल। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कोल गैसिफिकेशन हो रहा है, उससे उसको जला के आप अगर सिन गैस बना ले रहे हो, तो अब उसके बाद सिन गैस से मेथनॉल में हमें फाइनली प्रोडक्शन का हो रहा है ना, तो सिन गैस को कैसे मेथनॉल करना है, इसके लिए कैटालिटिक कन्वर्जन हो रहा है। कैटालिटिक कन्वर्जन में सिंपल सा बात ये है, मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा इसमें नहीं सोचने की जरूरत है, जो हमारे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट वाले हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर ये करता है कि पॉल्यूशन नहीं करता है और आसानी से जो है आपका ये सिन गैस से मेथनॉल में चेंज हो जाता है। ठीक, जो आपके व्हीकल्स के जो वो लगते हैं ना जिससे कि धुआं बाहर आता है, उसमें भी कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है ताकि पूरी तरीके से फ्यूल जले और जो है धुआं ज़्यादा कम आए और जो है एयर पोल्यूशन ना हो। समझ में आ रही चीज़ें? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मैं आपके लिए एक साथ यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आपको जो है हर जगह, जैसे मैंने मगजमारी करी ना हर एक चीज़ पढ़ के, वो आपको जो है ना करनी पड़े। सारी चीज़ें आधे घंटे के अंदर
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्या है? हमारे पास नेचुरल गैस है नहीं, और नेचुरल गैस के थ्रू मेथनॉल बनता है जो कि काफ़ी महंगा होता है, तो हमने उसका विकल्प ढूंढ लिया। हमारे पास जो है प्रचुर मात्रा में कोल था, उसको हमने कोल के जरिए टेक्नोलॉजी निकाल ली, सिंगैस बनाते हुए मेथनॉल बना ली। मेथनॉल होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना। ये एक तरीके का मोटर फ्यूल है, ईंधन है, और ये पावर करता है शिप के इंजन्स को पावर करता है, और ये काफ़ी क्लीन पावर होता है, मतलब कि ये स्वच्छ भी है और की पावर है जो एनवायरनमेंट को ज़्यादा जो है नुकसान नहीं पहुंचाता है। और मेथनॉल का यूज जो है डाई मिथाइल ईथर को बनाने में भी यूज होता है, जो कि बहुत ही सिमिलर होता है डीजल की तरह, ठीक। और डीजल इंजन जो है में कुछ हल्का फुल्का चेंज करके आप डाई मिथाइल ईथर को भी यूज कर सकते हो। देखो मेथनॉल कितने सारे अनुप्रयोग इसके हो रहे हैं, ठीक। और मेथनॉल क्या है, फुल फॉर्म होता है मिथाइल अल्कोहल का, काफ़ी वर्सटाइल केमिकल है, बहुत जगह इसका इंडस्ट्री में यूज़ होता है। आपका हर दिन हम लोग भी इसको यूज़ करते हैं। इसकी एफिशिएंसी जो है एनर्जी कैरियर की तरह काफ़ी अच्छी होती है। दक्षता मतलब कि जो ये जैसे 1 लीटर है, तो मतलब मान लीजिए जो भी मेथनॉल आप यूज़ कर रहे हो, तो पूरी तरीके से ये बर्न होके और जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यही तो एफिशिएंसी होगी ना। और ये फैक्ट्री में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज़ होता है। और पोटेंशियल मेथनॉल जो होता है ऑफर करता है, एनवायरमेंटली साउंड फ्यूल है, मतलब कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और ये पूरे दुनिया में बहुत अच्छी तरीके से बहुत व्यापक रूप से यूज़ हो रहा है। और ये एक नया जो है आयाम हो सकता है क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में। मिक्सिंग मेथनॉल को अगर हम मिक्स कर दो कुछ और मटेरियल में भी, तो और भी इसके कई सारे प्रैक्टिकल यूज़ हो सकते हैं हर दिन के हमारे जो कार्य हैं उसमें। मेथनॉल को और इसके जो कई सारे और जो इससे डिराइव होते हैं प्रोडक्ट, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन थ्रू बना लेते हैं। बेस मटेरियल है एक्रेलिक प्लास्टिक हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया। मतलब देखो मेथनॉल तो हो ही गया, इसमें कई सारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट भी हैं, उससे हम डिराइव भी कर सकते हैं प्रोडक्ट। तो क्लोथिंग एडहेसिव हो गया। कुल मिलाकर जो है बात कि इसके थ्रू एनर्जी मिल रही है, कई सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो मेथनॉल अगर हमने बना लिया और जो कि आप सस्ते बना पा रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है भारत के लिए। किसने बनाया? भेल ने। ये ध्यान रखना, BHEL, ठीक। BHEL कुछ और भी बनाता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है भारत की डेमोक्रेसी के लिए। तो बताइए वो क्या चीज़ है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अभी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है, जो कि मॉस्पी के अंतर्गत आता है, मंत्रालय जो सांख्यिकी मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है, उसने एक अपनी बुलेटिन, क्वार्टरली बुलेटिन निकाली है, ठीक। तिमाही का जो है बुलेटिन निकाली है पीरियोडिक लेबर फोर्स जो है सर्वे का, ठीक। अक्टूबर से दिसंबर के बीच का 2020 का डेटा है। और बैकग्राउंड देखिए यहीं पे यह है कि लेबर फोर्स का जितना ज़्यादा डेटा अवेलेबल हो वो अच्छा है, और जितना फ्रीक्वेंट हो तो और अच्छी बात है। ऐसा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस समझता है, उसने लॉन्च किया था पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अप्रैल 2017 से। इसका उद्देश्य देखिए यहाँ पर यही है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार संबंधित चीज़ें हैं, जैसे कि कितना बेरोजगारी है, ठीक, कितने लोग काम करना चाहते हैं। देखो अब डेफिनेशन यहीं पे बता देता हूँ। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, देखिए इसमें श्रम बल भागीदारी दर। अब इसमें क्या है, जो लोग, ठीक, काम जो है कर सकते हैं, काम ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं, या काम के लिए अवेलेबल है, ये सभी लोग जो है मतलब काम करने के लिए इच्छुक भी होने चाहिए, सभी लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अंतर्गत आएंगे या फिर श्रम बल भागीदारी दर के अंतर्गत आएंगे। अब इनमें से जो लोग वर्किंग हैं, ठीक, जो लोग वर्किंग हैं, काम ढूंढ रहे थे, काम के लिए इच्छुक थे और काम कर रहे हैं, वो आपके आएंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के अंतर्गत, ठीक, समझ में आ गई, श्रमिक जनसंख्या अनुपात के अंतर्गत। और जो लोग काम ढूंढ रहे हैं, काम के लिए करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है करने के लिए, वो आएंगे बेरोजगार की कैटेगरी में। तो उनका जो है क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये मैंने पीछे एक दिन जो है आप लोग को इकोनॉमी के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ समझाए थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो आज फिर से रिवीजन इसका हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ लगातार देखिए, ठीक है ना। रोज एक दिन में सब सागर भरने की जगह रोज धीरे धीरे जो है आधे घंटे में आप पूरा जो है इसको करेंगे तो ज़्यादा आपको याद भी रहेगा और ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी रहेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। अब इनसे संबंधित जो है आपका PLFS में डेटा मिलता है।
आपका रोजगार से एम्प्लॉयमेंट संबंधित। और ये अर्बन एरियाज जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें तो करंटली वीकली स्टेटस। अब करंटली वीकली स्टेटस ये होता है कि पिछले 7 दिनों में, जैसे आज सर्वे है तो इसके पीछे के 7 दिनों पूछ लेंगे भैया कितने दिन आपको जो है रोजगार मिला, क्या मिला क्या नहीं मिला। साथ ही साथ जो है यूजुअल स्टेटस भी होता है, ठीक, और CWS भी होता है। ये दोनों रूरल और अर्बन एरियाज में जो है चलता है, जिससे हम ये पता लगाते हैं भैया कौन एम्प्लॉयड है कौन नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था 15 साल के ऊपर के लोगों का शहरी क्षेत्रों में वो बढ़ा है, ठीक, अक्टूबर दिसंबर में। ये पहले एक बार बता दे रहा हूँ, 15 साल से ऊपर के लोग शहरी जगहों पर वो बढ़ा है। ये ज़्यादा जरूरी है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक, मतलब कि बेरोजगारी बढ़ी है, 10.3% होगी अक्टूबर दिसंबर में जो है। उसके पिछले साल जो है ये कितना था, 7.9 था। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जिसमें सभी लोग आते हैं 15 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं अर्बन एरियाज में, वो भी 47.3% रहा है, जो कि घटा है, ठीक। अगर आप उससे पहले की उससे कंपेयर करोगे तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अगर 15 साल के ऊपर वालों को देखोगे अर्बन क्षेत्रों में तो ये रहा है आपका 42.4%, यानी कि यहाँ पे जो लोग एम्प्लॉयड हैं तो ये भी घटा है अगर आप कंपेयर करोगे इस सेम पीरियड 1 साल पहले 44 से, ठीक। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी पिक्चर नहीं दी जा रही। अब यहाँ पे जो है ये चीज़ आपको देख के समझना चाहिए, ठीक है, मतलब इसमें डायरेक्टली लिखा नहीं, लेकिन ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि भैया वर्क एम्प्लॉयड कम हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो और क्या इससे वो अंग लगाया जाए, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो भी कलेक्ट किया गया उसमें देखा जाए तो 17 से 18, 18 से 19 और 19 से 20 ये सारे जो है कवर किए गए हैं अभी तक रूरल और अर्बन एरियाज़ में। सारे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं एम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट के, यूजुअल स्टेटस और जो है करंट वीकली स्टेटस, इसके सबको निकाल के NSO जो है डेटा निकालता है, ठीक। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के लिए जो है ये सारे इसमें यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक। और ये देखिए नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो होता है ये आपका सेंट्रल सांख्यिकी एजेंसी है, केंद्रीय सांख्यिकी एजेंसी, जो कि मॉस्पी के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आती है। 1980 से में जो है इसका एक्ट आया था, ठीक, जिसके अंतर्गत इसको उद्देश्य मिला हुआ है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी स्टैटिस्टिकल जो इन्फॉर्मेशन आनी है, सर्विसेज आनी है, नीड क्या है, वो पॉलिसी बनाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, निगरानी रखने के लिए, ये सब जब आपके पास डेटा होगा तभी तो कर पाओगे ना। जब आपके सामने देखो सिलेबस आ जाता है, ठीक, आपके पास डेट आ जाती है, तभी तो आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, उससे पहले आप पढ़ते ही नहीं हो। तो वैसे ही यहाँ पर भी चीज़ है कि डेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ सारे एग्जाम्पल आपके आसपास ही हैं, बस उसको लिंक करके समझोगे, कभी भूलोगे नहीं। अगला जो टॉपिक है, झारखंड ने ये कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है जो कि निजी सेक्टर है, उसमें झारखंड के स्थानीय लोगों को 75% तक आरक्षण देना पड़ेगा। इसके लिए ये जो है यहाँ पर बिल लेके आए हैं, झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन प्राइवेट सेक्टर बिल 2021। और ये ऐसा करने वाला, निजी क्षेत्रों में ऐसा जो है आरक्षण देने वाला पहला राज्य नहीं है। पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य है हरियाणा और तीसरा है झारखंड, ठीक। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मतलब कंडीशंस हैं जो कि पूरा होगा तभी हो सकता है 75% तक, वो देख लेते हैं, ठीक। आंध्र प्रदेश पहला था, दूसरा हरियाणा था, अभी बजट सेशन में इसको लाया गया है। अच्छा, 75% की रिजर्वेशन जो है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं 40,000 तक रुपए तक की प्रति माह, उनमें रिजर्वेशन ये रहेगा, ध्यान रखना। और इसमें जो बिल है जिसमें शॉप एस्टेब्लिशमेंट ट्रस्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इन सब के ऊपर ही ये लागू होगा। और गवर्नमेंट बता भी सकती है कि और कौन कौन से लागू, किस पर लागू होना चाहिए। जो प्रावधान है इस बिल के वो देखा जाए तो एम्प्लॉयर जो भी नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, ठीक, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ को। अगर पता ही नहीं चलेगा, रजिस्टर ही नहीं करेंगे तो पता ही चलेगा किसको इसको जो आरक्षण मिलना चाहिए इस लॉ के अंतर्गत। ओके, उनको बताना भी पड़ेगा कि 40,000 से किसकी जो है सैलरी कम है प्रति माह, ठीक। और ये फिर गवर्नमेंट वाली लिस्ट जो है से बताती भी रहेगी कि भैया 40,000 है, 50,000 जो भी है वो बाद में होगा, खैर। और कोई भी पर्सन अगर वो इस रजिस्ट्रेशन नहीं उसका हुआ है इस पोर्टल पर जिसको एम्प्लॉयर को डालना है, तो फिर उसको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता है,
ठीक। और साथ ही साथ कोई भी लोकल कैंडिडेट एलिजिबल तभी होगा जब वो रजिस्टर करेगा इस पोर्टल पे, सेम चीज़ वही लिखी हुई है। और उसके बाद एम्प्लॉयर को जो है कभी कभार छूट मिल सकती है अगर कोई, अब देखो यहाँ पे ये एक कैच है, ठीक है ना, इसको कैच बोलते हैं इंग्लिश में, कभी राइडर बोलते हैं। यहाँ पे एक जो है वो बोल देते हैं कि एक जो है समझ लो कि बचाव करने का एक तरीका है कि एग्जामिशन को छूट मिल सकता है अगर एडिक्वेट नंबर ऑफ लोकल कैंडिडेट्स और डिजायर्ड स्किल क्वालिफिकेशन और प्रोफिशिएंसी नॉट अवेलेबल। तो ये 75% वाला जो आरक्षण का काम है, ये कभी कभार नहीं भी, इससे छूट मिल सकती है नियोक्ता को अगर जो कौशल चाहिए वो है नहीं, ठीक, प्रोफिशिएंसी जो उनके अंदर काम करने की प्रवीणता वो है नहीं, तो वहाँ पर जो है 75%, मान लीजिए 70% भी हो सकता है, 30% उन्होंने नॉन रिजर्व यानी कि नॉन लोकल पीपल को भी रख सकते हैं। समझ में आ गई बात? ऐसे एग्जाम्पल समझा करिए। एम्प्लॉयर को बताना होगा हर जो है तिमाही में कि उन्होंने वैकेंसी कितनी है उनके पास, एम्प्लॉयमेंट और कितना है, पोर्टल पर डालो, वहाँ पे जो है अथॉराइज्ड ऑफिसर जो है वो उसको एग्जामिन करेगा, जिसको DEO भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, और फिर वो रिकॉर्ड बताएगा वेरीफाई करके कि भैया कितना क्या, कहाँ पे किसको क्या आरक्षण स्थानीय लोगों को देना पड़ेगा। ठीक। आंध्र प्रदेश ने जब लगाया था 2019 में, तब ये 75% कोटा लोकल के लिए रखा था, प्राइवेट इंडस्ट्रियल जॉब के लिए। हरियाणा ने जब लगाया था तो उन्होंने 75% रखा था प्राइवेट सेक्टर में जो है लोकल लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर 40 की जगह 50,000 रुपये की लिमिट थी। ठीक है। झारखंड वाले में कितनी है? 40,000 रुपये। समझ में आ गई बात? और इसी के साथ में हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन में, जिसका नाम है कौन बनेगा IAS PCS। देखिए इसमें कैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना चाहिए वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला टॉपिक जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं भी डिजिटल 3.0 ये किससे संबंधित है? पहला स्टेटमेंट ये है, ट्रू पूछा गया, ध्यान रखना ताकि सिली मिस्टेक ना हो, कि एक स्पेशल जो है विशिष्ट जो है कैंपेन है, विशेष अभियान है जो कि लॉन्च किया गया है, डिजिटल ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग, जो PM स्वनिधि स्कीम हम लोगों ने पढ़ी थी। जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जैसे वो लगाते हैं ना, आपका समोसे वाला हो गया, जो है बताशे वाला हो गया, पानी पूरी कोई बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, तो उसके लिए उन सब के लिए बर्गर लगा रहा है, ठीक, चाट पकौड़ी लगा रहा है। तो ये स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं उनको जो है सहायता दी जा रही थी कोविड के बाद से PM स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत। अब उनका जो है डिजिटल, उनको ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है, तो उनकी ट्रेनिंग और डिजिटल ऑनबोर्ड करने के लिए ये स्पेशल कैंपेन चला जा रहा है। ठीक। मैं भी भारत 3.0 चल रहा है ये, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जरिए चल रहा है, उसके अंतर्गत उन्होंने लॉन्च किया है, मदद ले रहे हैं MeitY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, बिल्कुल सही है। तो तीसरा ये है कि इस प्रोग्राम में भारत पे, M-Swipe, फ़ोनपे, Paytm, Aceware ये भी डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे स्ट्रीट वेंडर्स को। यही तो लोग जाते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने, जाके वहाँ QR कोड लगा देते हैं, कहते हैं बस ये दिखाओ और पैसा ले जाओ। ठीक। तो ये ले लो अपना, आप जेब में रखो ही नहीं ताकि आपसे कोई खींच ना सके। और ये इशू करेंगे UPI, IQ, QR कोड, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। ठीक। QR कोड के बारे में जरूर पढ़ना, अलग से ही होता क्या। तो इसमें सारे स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल खरा सोना है। 45 लाख एप्लीकेशन इसमें आ चुकी हैं, 2000 करोड़ डिसबर्स हो चुका है लोन की तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स को। PM स्वनिधि स्कीम जो है 1 जून 2020 को लॉन्च करी गई थी। स्ट्रीट वेंडर जो कोविड-19 से अफेक्ट हो गए थे उनके लिए वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी का लोन उनको दिया जाता था 10,000 रुपए का। ठीक। और इसमें उनको कोई भी कोलेट्रल जमा नहीं करना पड़ता था, या बिना किसी संपार्श्विक जो है के जरिए कोलेट्रल के आपको पैसा मिलता था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, और अभी मेरी टंग ट्विस्टर एक होगी, देखिए इसका नाम है केक्यूरतक अवानारलैक। केक्यूरतक अवानारलैक, मैंने कोशिश बहुत करी है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन से जो है इससे संबंधित सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट, उनके बारे में आपको बताना है। ये एक छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, अनइनहेबिटेड मतलब कि यहाँ कोई रहता नहीं है, और निर्जन इसको बोल रहे हैं। और प्रीवियसली जो है अननोन आइलैंड, मतलब पहले ये ढूंढा नहीं गया था, याला द्वीप डिस्कवर किया गया है कहाँ पर, जो है ग्रीनलैंड के तट के पास में। ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट ये सही है? अगर आपने पढ़ा है इसको तो आपको समझ में, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन लगाया है तो आप एग्जाम में सही कर लोगे। ठीक है ना, विन विन सिचुएशन यही है। इसका जो अगर आप मीटर उसको देखोगे, मेजरमेंट करोगे तो 60 से 30 मीटर, और इसमें जो है विद ए पीक ऑफ 3 मीटर, सिर्फ 3 मीटर का जो है ऊपर है ये सी लेवल के। अगर मान लीजिए ये पानी की ये लहर है तो ये 3 मीटर ही ऊपर जो है
यहाँ पर है, और जो है आपका 60 से 30 मीटर का ये पूरा द्वीप है ऊपर से, ठीक। और ये जो है नया सदर्न मोस्ट पीस ऑफ लैंड हो गया अर्थ पे। अब अगर ये ग्रीनलैंड में है तो ग्रीनलैंड आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये सदर्न मोस्ट कैसे हो जाएगा? तो या तो ये गलत है या तो ये गलत है। समझ में आ रही ना? एग्जाम में क्या सिचुएशन बन सकती है वो मैं यहाँ सिखा दूंगा, ताकि एग्जाम में आप जो है सजग रहें, ठीक। तो ये अगर ये सही है तो ये गलत है, ये सही है तो ये गलत है। तो आप एक चीज देख सकते हो कि अगर मान लीजिए आपने 1 निकाल लिया तो आपको ये वाला आंसर सही हो जाएगा, अगर आपने 3 निकाल लिया तो आपका ए और बी, ए आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन हो गए खत्म। समझ में आ रही बात? इस तरीके से आपको करना है। तो ए और बी, अगर मान लीजिए आप पहला आप राउंड लगा के आए, मतलब जिसमें आपने बिल्कुल कंफर्म वाले आंसर जो थे वहीं चेक करने थे वो कर लिए, और फिर आप जब वापस आओगे तो जिनमें 2 मैं कहता हूं ना कि ऑप्शन बच गए, जिसमें से आपको 2 में से पता है कि इसका आंसर होगा कोई, तो ये वाले जरूर किया करो, ठीक। अब देखो इसमें क्या है कि आपका अर्थ सदर्न मोस्ट हो नहीं सकता, ग्रीनलैंड सही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, ठीक। ये तरीका समझ में आ गया ना? सिचुएशन कैसे, मतलब कैसे सिचुएशन बनती है एग्जाम में, कैसे आपको वो करना चाहिए। यही उद्देश्य है इन 2 जो है रोज एमसीक्यू कराने का, ठीक। अब ये नदर्न मोस्ट पीस ऑफ आइलैंड बन गया है, अभी दिखाऊंगा इसकी फोटो। और इससे पहले उड़ाग जो था वो मार्क था इंडिया अर्थ के नदर्न मोस्ट आइलैंड का। ये डिस्कवरी जो है आपको मालूम है, जो आर्कटिक ये ओशियन है, ठीक है, वहाँ पे वो खुल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो रशिया, यूएस, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सब लोग जो है काफ़ी होड़ में लगे हुए हैं। वहाँ पे बर्फ़ सूखती आ रही तो नए आइलैंड निकल के आ रहे हैं, ठीक। ये सब लोग जो है ये डेनमार्क, नॉर्वे, ये सब लोग कंट्रोल करना चाहते हैं नॉर्थ पोल को, ठीक। और उसमें फिशिंग राइट्स, शिपिंग रूट, ये सब जो है मेल्टिंग, जो आइस पिघल रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसके लिए देखो इंसान कैसा है, मतलब तुरंत क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या है, जो कुछ मिलता आ रहा है उसको पकड़ने चक्कर में। तो ये जो है आपका देखिए ये वाला एरिया यहाँ पे आपका ये नया आ गया है, और उसका नाम क्या था, चलो एक बार फिर से टंग ट्विस्टर करते हैं। नाम है केकरतक नवार्नेक नवार ना नहीं केकरतक अवानार लेक, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है। तो ये चीज़ है आपका, लोकेशन इसकी यहाँ पे आ गई है, 780 मीटर नॉर्थ वेस्ट है ईस्ट आइलैंड। उड़ा आगे पहले था, अब ये न्यू आइलैंड डिस्कवरी हो गई है ग्रीनलैंड के जो है तटीय क्षेत्र के पास में, ठीक। तो इसी के साथ में आज का हम लोग का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आता है तो लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब कराकर। यूपीएससी 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चालू है और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग 85648805309696060889 पे कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम। थर्ड वेव आ रही है या नहीं आ रही, उसके चक्कर में आप लोग सुरक्षा से कोई भी खिलवाड़ ना करिए, मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखिए और हाथ लगातार निरंतर धोते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।